राजपाल सिसोदिया साहब एक ऐसा नेता जिसकी छवि को आप और ज्यादा राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनको आप आगे ला सकते हैं। अगर हम चलिए उत्तर प्रदेश का जिक्र कर लेते हैं, योगी आदित्यनाथ जो आज हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में नजर आते हैं, तो उमा भारती तो उनसे भी पहले हैं, जिन्होंने न जाने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए कितने ही अब संघर्ष किए होंगे और उसके बाद वो इतनी पक्कर और इतनी बड़ी नेता बनी, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही। अब वो दोबारा ये कह रही हैं कि वो तो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है, अगर मन हुआ तो लड़ लेंगी। क्या बीजेपी उन्हें सक्रिय राजनीति में आने का मौका देगी? देखिए, उमा भारती जी भारतीय जनता पार्टी की वो नेता है जिन्होंने नैतिकता के और आदर्श के जो कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। मैं स्वयं गवाह हूँ उस चीज़ का। मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष होता था और 2003 के बाद में जब सरकार बनने के बाद में माननीय उमा दीदी ने हुबली वाले प्रकरण में इस्तीफा दिया था। सरमण जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ। उस इस्तीफे के बाद में जब वो हुबली पधारे थे तो वो जो तिरंगा यात्रा गई थी उसमें मुझे भी जाने का अवसर मिला था साथ में। हम लोग कई कार्यकर्ता गए थे, बाद में वहाँ गिरफ्तारी हुई थी सबकी। वो ऐसा एक छोटा सा मामला था और इतना छोटा सा वारंट था कि उसमें इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं थी, पर उन्होंने नैतिकता के आधार पर उस समय पे इस्तीफा देकर एक देश के अंदर, राजनीति के अंदर जो है एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया, एक आदर्श स्थिति तैयार करने का काम किया। जिस समय पे सोनिया जी का भी विषय उस समय चल रहा था, कांग्रेस के भी कई लोगों के ऊपर इस प्रकार के वारंट इत्यादि चल रहे थे, वो एक अनुकरणीय उन्होंने श्रेष्ठतम उदाहरण भारत की राजनीति में ऐसे देने का काम किया था। ऐसे नेता को अगर ये कह लीजिए कि उदासीनता अगर उस नेता में आ गई है, तो क्या ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी दोबारा सक्रिय राजनीति में लाने के लिए कुछ सोच रही है? और जो खुद कह रहा है कि भाई मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूं, तो क्या मौका मिलेगा बीजेपी की? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित एक राजनीतिक दल है जो विचार के लिए काम करता है। और हम एक बात कहते हैं कि यहाँ हर कार्यकर्ता के लिए काम है और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। तो जब ये बात हमारा नेतृत्व कहता है और इस आइडियोलॉजी पे हमारी पार्टी चलती है, तो मतलब उनके लिए भी उमा दीदी ने जो बात कही है, तो अब ये तो काल के गर्भ में है और मैं भविष्यवक्ता हूँ नहीं, पार्टी की उस पोजीशन में भी नहीं हूँ कि मैं तय करने वाला व्यक्ति हूँ। तो स्वाभाविक है उनकी बात शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगी और सुनेगा। खैर, मैं एक कमेंट तावरे जी से ले लेता हूं। अमित जी, आप कैसे देखते हैं उमा भारती के इस बयान को? देखिए दीपेश जी, ये तो खैर उमा भारती जी का और भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन जब बात सार्वजनिक हो जाती है और आपके हमारे बीच में आ जाती है, तब ये पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं होता। ये मैं इसको एक दूसरी तरह से भी देखता हूँ कि वो उमा भारती जी जिन्होंने 2002-2003 में पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया, कांग्रेस की 2 बार की सरकार के बाद जनता ने उन पर भरोसा किया, और ऐसी पिछड़ा वर्ग की वो महिला, और आपको हमको याद है कि जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का जब प्रकरण हुआ था, तो किस तरीके से उनको अपमानित करके प्रदेश भाजपा कार्यालय से बाहर किया गया था। उनके साथ तमाम दूसरे दलित नेता भी थे, डॉक्टर गौरीशंकर शेजवार, और ये सब लोग थे। फिर एक नई पार्टी बनाई, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब आप ये कहते हो कि सबका साथ, सबका विकास, वसुधैव कुटुंबकम और वैश्विक गुरु, ये सब तमाम बातें जब आप करते हो और आप अपने सबसे पुरानी नेता को आप इस तरह का व्यवहार करते हो, क्यों उनको ये कहना पड़ रहा है? जो नेता कभी पूरे मध्य प्रदेश के टिकट बांटनी थी, उत्तर प्रदेश में दखल होता था, आज उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है ये आप और हम सब लोग जानते हैं। क्यों, कब करेगी इनका? जो मेरे भाई ने भी कहा कि सबके लिए काम है, लेकिन पिछले 10 साल से तो हम देख रहे हैं कि उनके पास कोई काम नहीं है। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। जो बात वो लोग कहते हैं, ऐसी नेता के साथ जो अन्याय हो रहा है, मुझे लगता है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही हो सकता है, क्योंकि आपके पैकेज में हमने देखा कि ये बात सही भी है। बड़ी बात कही कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो सकता है ऐसा काम, लेकिन मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपके पास वापस से लौटूंगा और हर राजनीतिक दल की चर्चा हम कर लेंगे इसी के जरिए। सरमन सर से एक कमेंट ले लेता हूँ।
सरमन जी, अगर उमा भारती आज जिस स्थिति में है, इसके पीछे की वजह को अगर तलाशा जाए तो क्या आपको नजर आती है? क्या उनकी फायरब्रांड छवि, उनकी बेबाकी, उनका स्पष्टवादिता होना की एक बड़ा कारण है कि बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि भाई इतने बड़े नेता से सामना नहीं किया जा सकता तो किनारा कर लेना ज्यादा अच्छा, या फिर संभालने में कहीं कोई कमी रह गई? देखिए दीपेश जी, उसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि उन्होंने दल से बगावत कर दी थी और अपनी पार्टी बना ली थी, तो दल के प्रति जो आपका योगदान था वो अपने आप से उसका कम हो जाता है। नहीं, लेकिन उसके बाद तो दूसरा, फिर चुनाव भी वो लड़ी, सांसद अप्रत्याशित बनी, मोदी निर्णय कैबिनेट लेती में हैं, मंत्री भी रही, अब गौ गंगा के लिए बहुत ज्यादा काम भी किया। नहीं, वही बता रहे हैं। दूसरा, वो अप्रत्याशित निर्णय लेती हैं और अप्रत्याशित निर्णय के कारण कई वक्त पार्टी को भी कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो उत्तर प्रदेश में भी घुम आई, वो मध्य प्रदेश में भी हैं, और जो उनके समकालीन लोग थे, देखिए राजनीति में बीजेपी हो कांग्रेस हो, ये बात सच है कि उन्होंने राजनीति, शुचिता की राजनीति की, उन्होंने आदर्श अपना उदाहरण दिया, लेकिन किसी भी दल में कोई आपके साथ में ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी वकालत कर सके। आज उमा भारती जी के साथ में मध्य प्रदेश का कोई ऐसा नेता नहीं है। सार्वजनिक रूप से तो सारे लोग उनके साथ में, लेकिन जब बात आती है चुनाव लड़ने की, टिकट दिलाने की, लेने की, कमेटी की, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बात आती है, तो उनके नाम की पैरवी करने वाला हो, ऐसा नहीं है। और वो फिर मैं कह रहा हूँ, वो कोई नाम की पैरवी कर दें, अप्रत्याशित निर्णय ले लें वो कि नहीं मेरे को यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना है, मेरे को उत्तर प्रदेश से लड़ना है, मेरे को बिहार से लड़ना है, मेरे को कर्नाटक से लड़ना है, फिर कौन क्या करेगा उनके बारे में? आपको मालूम है उनका जो बैकग्राउंड है, वो एक कंसिस्टेंसी रहती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है उनके साथ में, लेकिन एक वो बहुत अच्छी और एक स्पष्टवादिता के साथ में बात रखती हैं, गरीबों के कल्याण के लिए, मजदूरों के कल्याण के लिए, और जो एक वंचित वर्ग है उनकी बात और लड़ाई वो सदैव लड़ती हैं।